जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आज का है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है स्टेट दैट सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम and no citizen will be denied admission into any educational institution maintained by the state on ground of religion, race, caste, language and etc. आर्टिकल 29 क्या कहता है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे, उनको सेव करेंगे। माइनॉरिटीज़ क्या कहते हैं, दो तरह से होती हैं। माइनॉरिटीज़ किस तरह से होती हैं? दो तरह से माइनॉरिटीज़ होंगी। फर्स्ट किसके बेसिस पे और सेकंड किसके बेसिस पे होगा? फर्स्ट किस होगा, क्या कहते हैं, उनके क्या कहते हैं, कहाँ पे किसी जगह पे कैसे है उन लोग को धर्म है, रिलीजियस के बेसिस पे। रिलीजियस पे कैसे? जैसे कि किसी आप मान लीजिए हमारा धर्म हिंदू है, हमारा धर्म मान लीजिए किसी जगह पर 10% से कम है, तो हम वहाँ क्या होंगे? माइनॉरिटीज़ माने जाएंगे। रिलीजन्स के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ डिसाइड की गई, पहला। और एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज़ जो है वो पूरे देश के लिए नहीं होता। जैसे कि हम कहें कि पूरे कंट्री में कोई माइनॉरिटी में है, नहीं, हम किसी को ऐसे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि माइनॉरिटी पूरे कंट्री के बेस पे नहीं होता। एज एग्ज़ाम्पल कहते हैं हमारे कंट्री में हिंदू सबसे ज़्यादा है, बट एग्ज़ाम्पल लें हम लोग स्टेट नागालैंड का, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हिंदू ही है। केरला में लें तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन है? हिंदू हैं। तो क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज़ पूरे कंट्री के लिए नहीं डिफाइन होता ये, बल्कि स्टेट के लिए माइनॉरिटी होता है। रिलीजियस बेसिस कैसे होता है? जैसे कि किसी जगह का हम मान लीजिए हमारा धर्म किसी भी स्थान पे 10% से भी कम है ना, आपका धर्म मान लीजिए 10% से किसी जगह पे कम है, तो आप वहाँ क्या माने जाएंगे? माइनॉरिटीज़ हैं। सेकेंड किसके बेसिस पे होता है? लैंग्वेज। कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है और कौन सी लैंग्वेज सबसे कम बोली जाती है, उसके बेसिस पे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है जगह जगह पर। आर्टिकल 29 कहता है कि हम किसी भी क्या कहते हैं कल्चर, किसी को भी क्या कहते हैं कल्चर के बेस पर, उनके लैंग्वेज के बेस पर, उनके स्क्रिप्ट के बेस पे और उनके क्या कहते हैं रिलीजियस के बेस पे और कास्ट के बेस पे किसी को भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते, बिल्कुल भी हम मना नहीं कर सकते। उनके पास राइट है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी उन्हें डिविस्ट नहीं कर सकता। हम इसके बाद कौन सा आर्टिकल 29 हुआ? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्यों बना, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा तो आर्टिकल 29 कहता है कि हम किसी को भी भले ही क्या कहते हो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी भाषा को मानता हो, किसी भी कास्ट से हो, हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से उसे रोक नहीं सकते ना। तो एज एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि जैन धर्म, दिगंबर है कोई, वो आया, दिगंबर उसे कहते हैं जो कोई भी कपड़ा नहीं पहनता, ऐसे ही रहता, उसे कहते हैं दिगंबर। तो आया एडमिशन लेने इंस्टीट्यूशन में, तो इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हें रोक नहीं सकता कि हमें आपको एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन देना पड़ेगा। सपोज़ करिए उसने एडमिशन ले लिया, वो कहते हैं क्लास में भी आया, रोक तो सकते नहीं, आएगा, उस सभी बच्चों से पूरी तरह से अलग क्या करेगा? दिखेगा। तो हम इतना कर सकते हैं टीचर्स की, मान लीजिए उनको अलग से सीट दे दिए, क्लास में बैठेगा, एक साइड बैठा दिए, बट जो बच्चे हैं उसी की तरफ देखेंगे, उसे कुछ कहेंगे। मान लीजिए 1-2 दिन वो आएगा, फिर उसका खुद ही का मन नहीं करेगा कि हम चले स्कूल, क्योंकि हमको सब लोग बोलते हैं, वो अपना धर्म छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि आप अपने धर्म को छोड़ के ऐसे करिए, तो खुद ही आना बंद कर देगा। तो इस बात पे चर्चा हुई कि हमारे कहाँ पे डिस्कशन हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव जी ने काफ़ी डिस्कशन के बाद क्या किया, एक आर्टिकल 30 को इन लोगों ने लाया। आर्टिकल 30 क्या कहता है, गिव राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये लोग क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज़ को एक राइट दे दिए कि वो लोग खुद का क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जिस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करेगी कि वो मान लीजिए जो दिगंबर तो वो अपने इंस्टीट्यूशन में जाएगा, पढ़ेगा, तो वहाँ पे सब लोग ऐसे ही रहेंगे, तो क्या कहते हैं उसे ख़राब लगेगा ही नहीं। इसलिए आर्टिकल 30 बनाया गया कि माइनॉरिटीज़ लोग खुद का एक इंस्टीट्यूशन बना सके। जैसे एग्जांपल है मदरसा है मुस्लिमों का, और हिंदू में संस्कृत विद्यालय हैं, कई संस्कृत विद्यालय, बड़े बड़े संस्कृत विद्यालय, मदरसा भी चल रहे हैं कई। तो यह हम लोग इनको बंद नहीं करा सकते क्योंकि इनका राइट्स है कि ये खोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। आइए पढ़ते हैं क्या है इसके, विच आर्टिकल 30 क्या कहता है, विच प्रोवाइडेड फॉर राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज रिपेल बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे राइट टू प्रॉपर्टी से हटा दिया गया। नाउ इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ अ लीगल राइट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 300A। 300A में है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक लीगल राइट हो गया हमारे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, अब इसे क्यों हटाया गया, इसे भी थोड़ा हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। जब तक हमारा जो राइट है तो उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। राइट टू प्रॉपर्टी था तो हमारे लैंड को कोई ले नहीं सकता था। जैसे कि कोई रोड बनाना है, रेलवे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री लैंड चाहिए होता था, तो गवर्नमेंट पीपल्स कहती थी कि ज़रूरत है लैंड की, दीजिए। तो पीपल क्या करते थे, देते ही नहीं थे उन लोगों को। तो मोरारजी देसाई उस समय थे, जब 44th अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई जी थे, तो उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इसे राइट टू प्रॉपर्टी से ही हटा दिया जाए। राइट टू प्रॉपर्टी से अगर हटा दिया जाएगा तो हम किसी के भी लैंड को ले सकते हैं, उसका राइट ही नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता इसके लिए। तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट कराया और 1978 में, और इसे राइट टू प्रॉपर्टीज हटा के इसे लीगल राइट कर दिया गया 300A आर्टिकल में। तो जब ये हो गया कि राइट टू प्रॉपर्टी हट गई, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, लैंड ले लेती थी। ये भी तो नहीं सही था कि किसी की लैंड ले लिया गया, उनको जितना देना चाहिए था उसका पे करना चाहिए था लैंड का, सर गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि गवर्नमेंट अगर किसी का भी लैंड ले रही, कुछ ले रही है, तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट उसको पे करे। उस समय वहाँ का जो रेट होगा, रेट चल रहा होगा, गवर्नमेंट तो उसको उसी रेट पर पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो यही डिसीजन क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। नेक्स्ट लिया गया क्या कहते हैं आर्टिकल 32 हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या है, गिव्स अ राइट टू एवरी इंडिविजुअल टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चले जाते थे, क्या थे, आर्टिकल 32 के अंडर में क्या था, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। इसीलिए क्या कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया कि हम किसी का लैंड ही नहीं ले सकते, तो उसको लीगल राइट बनाया गया। तो इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट थ्रू वन ऑफ द 5 रीट, इन 5 रीट्स के अंडर से क्या कहते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। पहला है हैविस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टुटरी, कॉज वारंटो, प्रोहिबिशन। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा क्या कहा गया है, डॉक्टर बी एन राव, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, इसे क्या कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
क्या कहा है इसको, आर्टिकल 32 को, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसका सोल है, आत्मा। अगर आत्मा ही बॉडी से निकल गई तो बॉडी का कुछ नहीं मतलब है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार कहते हैं आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हटा दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा। कोई मतलब ही नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हमारा। अब इस कहते हैं आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी सिटीजन्स के लिए, और ये आर्टिकल 32 सबको ही जानना चाहिए कि कहीं पर भी उनका वायलेशन हो रहा है, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन अदर केस और किसी केस में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ओनली इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। वायलेशन अगर हो रहा है कहीं भी उनका फंडामेंटल राइट का तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने केस को लेकर। क्या कहते हैं इनको, रेट्स, 5 रेट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पाँचों को ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।